नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज बांग्लादेश में नई सरकार के चुनाव के लिए वोटिंग चल रही है। वोटिंग खत्म होते ही काउंटिंग भी शुरू हो जाएगी। यानी 13 फरवरी को बांग्लादेश में नई सरकार किसकी बनेगी, ये तस्वीर साफ हो जाएगी। इस बार अवामी लीग भले ही इस चुनाव में शामिल नहीं है, यूनुस सरकार ने उसके चुनाव लड़ने पर बैन लगा दिया है, लेकिन बांग्लादेश की सियासत में वो अपनी मौजूदगी लगातार दर्ज करा रही है। पूर्व पीएम शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने दावा किया है कि चुनाव के नतीजे पहले से ही तय हैं और इसमें बड़े पैमाने पर धांधली की जा रही है। वहीं कुछ जगह से हिंसा की खबरें भी आ रही हैं। बीएनपी चीफ तारिक रहमान, जिनके प्रधानमंत्री बनने की काफी संभावना जताई जा रही है, उन्होंने भी कई चुनौतियां गिनाई हैं। तारिक ने लोगों से वादा किया है कि वो देश में हालात सामान्य बनाएंगे। वहीं जमाते इस्लामी के लिए करो या मरो की स्थिति दिखाई दे रही है। सवाल ये उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश में नई सरकार का चुनाव निष्पक्ष रूप से हो पाएगा। इस पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की इजरायली पीएम नेतन्याहू के साथ 3 घंटे हुई मीटिंग। ईरान पर हमले को लेकर हुई चर्चा। ट्रंप ने ईरान को ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का जिक्र कर दी चेतावनी। बलूचिस्तान अब पाकिस्तान के साथ नहीं रह सकता, पूर्व सीएम अख्तर मेंगल की हुंकार। संयुक्त राष्ट्र में भी पाकिस्तान सरकार को लगा झटका। क्या अलग हो जाएगा बलूचिस्तान? तुर्की संसद में जबरदस्त मारपीट। नए न्याय मंत्री की नियुक्ति पर भिड़े सांसद, सदन में चले लात घूसे। विपक्ष के विरोध के बावजूद गुरलेक ने बतौर मंत्री ली थी शपथ। और चलते चलते में देखेंगे कैमरे में कैद हुई स्कॉटलैंड की सबसे बड़ी पहेली, समुद्र में दिखे फेरी सर्कल्स। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। चीनी आर्मी में सफाई पर राष्ट्रपति जिनपिंग ने तोड़ी चुप्पी। कहा, सेना को भ्रष्टाचार के खिलाफ एक रिवॉल्यूशनरी फोर्जिंग से गुजरना पड़ा। टॉप अफसरों के खिलाफ कार्रवाई के बाद अब केंद्रीय सैन्य आयोग में बचे सिर्फ 2 सदस्य। रूस का अमेरिका पर करारा तंज। ब्रिक्स को बताया नाटो से बेहतर। कहा, यहां कोई हुक्म नहीं चलाता, जबकि नाटो के फैसले अमेरिका पर करते हैं निर्भर। हमसे तेल खरीदना बंद नहीं करेगा भारत। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के दावे पर रूस का जवाब। ट्रंप के सिवाय किसी भी भारतीय नेता ने नहीं कही व्यापार पर रोक की बात। अमेरिकी एयर स्पेस में घुसा मैक्सिकन ड्रग्स कार्टेल का ड्रोन। एयरपोर्ट तक करना पड़ा बंद। एफएए और रक्षा विभाग ने घुसपैठ से निपटने के लिए की कार्रवाई। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप को कनाडा पर टैरिफ के फैसले को लेकर लगा बड़ा झटका। अमेरिकी संसद के निचले सदन में रद्द करने का प्रस्ताव पास। 219 के मुकाबले 211 वोट से पास हो गया प्रस्ताव। तो बांग्लादेश में 300 सीटों में से 299 सीटों के लिए सुबह 7:30 बजे से वोटिंग चल रही है। शेरपुर 3 सीट पर एक उम्मीदवार की जान चले जाने के बाद वहां मतदान रद्द कर दिया गया था। वोटिंग मतपत्रों से हो रही है। 4:30 बजे तक लोग वोट दे सकते हैं और उसके बाद काउंटिंग शुरू हो जाएगी। इस वोटिंग के बीच जबरदस्त हिंसा की खबरें भी सामने आ रही हैं। अवामी लीग की तरफ से चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया गया है। पार्टी चीफ शेख हसीना के बेटे सजीव वाजेद ने वोटिंग को दिखावा बताया है। उन्होंने ढाका के कई पोलिंग बूथों का जिक्र करते हुए कहा कि लोगों ने वोटिंग का बहिष्कार किया है, लेकिन पोलिंग पार्टियां ही मतपत्रों पर मुहर लगाकर वोट डाल रही हैं। ये चुनाव निष्पक्ष नहीं है। देश की सबसे बड़ी सियासी पार्टी को ही चुनाव नहीं लड़ने दिया गया है। इससे बड़ा सवाल लोकतंत्र पर और क्या हो सकता है। लेकिन बांग्लादेश के चुनाव आयोग का कहना है कि इस बार सबसे ज्यादा निष्पक्ष चुनाव कराए जा रहे हैं। अंतरिम सरकार ने भी कहा है कि इस बार के चुनाव सबसे ज्यादा निष्पक्ष हो रहे हैं। अंतरिम सरकार के मुखिया मोहम्मद यूनुस ने वोट डालने के बाद कहा कि बांग्लादेश में आज पूरे देश के लिए खुशी और आजादी जैसा दिन है। ये बुरे दौर के खत्म होने और नए सपने की शुरुआत का दिन है। मिलकर नया बांग्लादेश बनाने का मौका है। वहीं प्रधानमंत्री पद की रेस में सबसे आगे माने जा रहे बीएनपी के अध्यक्ष तारिक रहमान ने जनता से वोट देने की अपील करते हुए कहा कि जिस उम्मीदवार को आप पसंद करें उसे वोट दें। तारिक ने बीएनपी की जीत का भरोसा भी जताया। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला बीएनपी के गठबंधन का जमाते इस्लामी के गठबंधन से माना जा रहा है। जमात का कहना है कि अगर चुनाव में धांधली नहीं हुई तो उनकी जीत तय है। वोट डालने के बाद जमाते इस्लामी के अमीर शफीकुर रहमान ने कहा कि जनता जमात को पसंद कर रही है, उसके लिए लोग वोट कर रहे हैं। हमारी जीत तय है, लेकिन प्रशासन जमात को हराने की कोशिश कर रहा है। अगर चुनाव प्रक्रिया निष्पक्ष रहती है तो हमें नतीजे मंजूर होंगे, नहीं तो हिंसा के लिए चुनाव आयोग और अंतरिम सरकार जिम्मेदार होगी।
इस बीच वोटिंग के दौरान हिंसा की खबरें भी लगातार सामने आ रही है। मुंशीगंज 3 के एक मतदान केंद्र पर एक के बाद एक कई बम धमाके हुए, जिसके चलते कुछ वक्त के लिए वोटिंग रोकनी पड़ी। चुनाव अधिकारी की तरफ से कहा गया है कि मुखाती गुरुचरण हाई स्कूल के सामने 10 से 12 देसी बम फटे, लेकिन अब स्थिति पर काबू पा लिया गया है। कुछ समय वोटिंग बंद रही, लेकिन फिर वोटिंग शुरू करा दी गई है। लेकिन बम धमाकों की खबर के बाद इस मतदान केंद्र पर बहुत कम लोग वोट डालने आ रहे थे। इसी तरह गोपालगंज सदन के रेशमा इंटरनेशनल स्कूल में बने मतदान केंद्र पर भी बम फेंकने की खबर सामने आई है। गोपालगंज पुलिस ने बताया कि कुछ लोग आए और बम फेंक कर चले गए, जिसके चलते 4 लोग घायल हो गए। उन्हें इलाज के लिए तुरंत अस्पताल भेजा गया, जहां उनकी हालत खतरे से बाहर बताई गई है। बांग्लादेश चुनाव आयोग की तरफ से कहा गया है कि 4:30 बजे तक वोटिंग कराई जाएगी, लेकिन 4:30 बजे जो लोग पोलिंग बूथ पर लगी लाइन में होंगे उन्हें वोट देने का मौका दिया जाएगा। वोटिंग खत्म होते ही तुरंत काउंटिंग शुरू हो जाएगी, लेकिन चुनाव के रुझान देर रात तक ही मिल पाएंगे, क्योंकि संसदीय चुनाव के साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी कराया जा रहा है। ऐसे में अब बांग्लादेश में किसकी सरकार बनेगी वो 13 फरवरी को सुबह तक ही साफ हो पाएगा। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे इजराइल की बढ़ती चिंता की। तो इस वक्त मिडिल ईस्ट में जंग के हालात बने हुए हैं। अमेरिका ने भारी संख्या में अपनी सैन्य तैनाती कर रखी है। सैटेलाइट तस्वीरों में खुलासा हुआ है कि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सैन्य बेस पर अचानक से हलचल तेज हो गई है, जो जंग के संकेत दे रही है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंयामिन नेतन्याहू इस वक्त अमेरिका में है और वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बना रहे हैं कि जल्दी हमला किया जाए। लेकिन अमेरिकी खुफिया एजेंसियां ट्रंप को बता रही हैं कि अगर हमला हुआ तो अमेरिका नुकसान में रहेगा। जंग से ईरान का बहुत कुछ नहीं बिगड़ेगा, सत्ता में कोई बदलाव नहीं होगा। ईरान को नुकसान तो होगा, लेकिन खामेनेई कमजोर होने की बजाय मजबूत हो जाएंगे, और नुकसान भी इतना बड़ा नहीं होगा कि ईरान वापसी न कर सके। लेकिन अमेरिका को जरूर बड़ा नुकसान हो जाएगा और ट्रंप के लिए मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। इसलिए ट्रंप जंग को लेकर फैसला नहीं कर पा रहे हैं। नेतन्याहू के साथ वॉशिंगटन में हुई बैठक के बाद भी क्या एक्शन हो, इस पर कोई ठोस सहमति नहीं बन पाई। ट्रंप ने इस बैठक के बाद ट्रूथ सोशल पर पोस्ट किया कि नेतन्याहू और उनकी टीम के साथ बातचीत बहुत अच्छी रही, लेकिन इसका कोई ठोस नतीजा नहीं निकला। कोई अंतिम फैसला नहीं हुआ, सिवाय इस बात के कि मैंने जोर देकर कहा कि ईरान के साथ बातचीत जारी रहनी चाहिए, जिससे देखा जा सके कि कोई समझौता हो सकता है या नहीं। अगर समझौता हो सकता है तो वही बेहतर होगा, और अगर नहीं हो सकता तो फिर देखना होगा कि नतीजा क्या होता है। अगर बातचीत विफल रही तो इसके नतीजे हो सकते हैं। पिछली बार जब ईरान ने समझौता न करने का फैसला किया था तो उसे मिडनाइट हैमर का सामना करना पड़ा था, और वो उनके लिए अच्छा नहीं रहा। उम्मीद है कि इस बार ईरान ज्यादा समझदारी और जिम्मेदारी दिखाएगा। लेकिन ट्रंप ने यह नहीं बताया कि उनके फैसले पर नेतन्याहू की भी मंजूरी थी या नहीं, क्योंकि अब तक तो खबर यही आ रही थी कि नेतन्याहू चाहते हैं कि अमेरिका जल्दी ही ईरान पर हमला कर दे, क्योंकि ईरान की बढ़ती ताकत इजराइल के वजूद के लिए चुनौती बन चुकी है। लेकिन जिस तरह से ट्रंप ने जंग की जगह बातचीत पर जोर दिया है, यह अमेरिका के डर को दिखा रहा है, क्योंकि ईरान लगातार अमेरिका को धमकी दे रहा है कि अगर जंग शुरू हुई तो फिर यह नहीं रुकेगी, बल्कि पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी चपेट में ले लेगी। मिडिल ईस्ट में अमेरिका का कोई भी सैन्य अड्डा सुरक्षित नहीं रहेगा। इस बीच अमेरिकी सैन्य विशेषज्ञों ने ट्रंप को चेतावनी भी दी है कि अगर ईरान पर हमला हुआ तो इससे खामेनेई का शासन कमजोर होने की बजाय मजबूत हो जाएगा, क्योंकि फिर ईरान में खामेनेई का समर्थन बढ़ेगा। पिछले साल की जंग में भी यह देखा जा चुका है, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि ईरान ने पिछले साल की जंग से कई सबक सीखे हैं, और इसके बाद उसने अपनी ताकत को बढ़ाया है, मिसाइलों और ड्रोन का उत्पादन तेज किया है, और साथ ही डिफेंस को भी मजबूत किया है। रूस और चीन की तरफ से भी इसमें ईरान को जबरदस्त मदद मिली है, जिसके चलते ईरान पहले से ज्यादा मजबूत दिख रहा है, और ईरान की यह बढ़ती ताकत के चलते अमेरिका बातचीत के लिए मजबूर दिखाई दे रहा है। और अब अगली खबर में बात करेंगे पाकिस्तान की। तो बलूचिस्तान को लेकर पाकिस्तान की सरकार बुरी तरह फंस गई है। हालात ये हो गए हैं कि अब उसके सामने बलूचिस्तान को आजाद करने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। दरअसल बलूचिस्तान की आजादी की मांग लंबे वक्त से उठ रही है। बलूच विद्रोही लगातार पाकिस्तान सरकार और सेना का विरोध कर रहे हैं, और हाल ही में जिस तरह दोनों के बीच संघर्ष देखा गया, बलूच लड़ाकों के आगे पाकिस्तानी सेना घुटने टेकते नजर आई, उसके बाद ही साफ हो गया है कि अब बलूचिस्तान पर पाकिस्तान सरकार का कंट्रोल नहीं रहा। और अब तो बलूचिस्तान के पूर्व सीएम ने भी आजादी का बिगुल फूंक दिया है।
पूर्व मुख्यमंत्री अख्तर मेंगल ने सीधे तौर पर पाकिस्तान से अलग होने की मांग कर दी। लाहौर में आयोजित अस्मा जहांगीर कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने दो टूक कहा कि अब साथ रहना मुमकिन नहीं है। मेंगल ने कहा कि बलूचिस्तान और पाकिस्तान अब एक साथ नहीं रह सकते और अलगाव ही एकमात्र विकल्प है। बलूचिस्तान में अशांति सिर्फ विदेशी हाथ की वजह से नहीं है। इस्लामाबाद ने विलय के वक्त किए गए वादे तोड़े, लोगों को जबरन गुमशुदा किया गया, हमारे लोगों पर सैन्य ज्यादतियां की गई और वो यही नहीं रुके। उन्होंने 1971 में पाकिस्तान से बांग्लादेश के अलग होने के वक्त जो नारा दिया गया था कि यहां हम सही वहां तुम सही, उसका भी जिक्र किया और कहा कि बलूचिस्तान पाकिस्तान के शांतिपूर्ण पड़ोसी के रूप में रहना पसंद करेगा। इसके बाद उन्होंने नेशनल असेंबली से इस्तीफा भी दे दिया। एक तरफ बलूचों की आजादी की मांग जोर पकड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान सरकार की इस क्षेत्र पर अपना कंट्रोल दोबारा स्थापित करने की हर एक कोशिश नाकाम होती जा रही है। इन कोशिशों को लेकर संयुक्त राष्ट्र से भी उसे बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध निगरानी समिति की नवीनतम रिपोर्ट में पाकिस्तान बलूच लिबरेशन आर्मी यानी बीएलए को आतंकी संगठन अलकायदा का सहयोगी घोषित कराने में भी फेल हो गया है। वैसे यूएन से उसे एक और झटका लगा है। पाकिस्तान जैश ए मोहम्मद का नाम संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में आतंकी संगठन की सूची में दर्ज होने से रोकने में फेल हो गया है। इस आतंकी संगठन के तार दिल्ली के लाल किले पर हुए आतंकी हमले से भी जुड़े हैं। संयुक्त राष्ट्र का यह कदम भारत के लिए राहत भरा माना जा रहा है, लेकिन पाकिस्तान सरकार के लिए हालात मुश्किल हो गए हैं। बलूचिस्तान में भड़के विद्रोह पर काबू पाने में वो हर मोर्चे पर नाकाम हो गई है और जिस तरह शहबाज सरकार के खिलाफ बलूचिस्तान में पूरा मोर्चा खड़ा हो गया है, ऐसे में जल्दी ही पाकिस्तान के दो टुकड़ों में बंटने की भी संभावना बढ़ती जा रही है। और अब अगली खबर में बात करेंगे तुर्की की संसद में हुए बवाल की। तो तुर्की में नए न्याय मंत्री की नियुक्ति को लेकर भारी बवाल मच गया है। संसद में बात मारपीट तक पहुंच गई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के सांसदों ने एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाए, जिसके बाद हालात बेकाबू नजर आए। ये मारपीट राष्ट्रपति रेसेप तैयप एर्दोआन की कैबिनेट में फेरबदल के कारण हुई है। दरअसल राष्ट्रपति एर्दोआन ने इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर अकिन गुरलेक को देश का नया जस्टिस मिनिस्टर अपॉइंट किया है, लेकिन विपक्षी पार्टी के सांसदों को यह फैसला मंजूर नहीं है। उन्होंने इस नियुक्ति का विरोध किया। इसके बावजूद जब अकिन गुरलेक संसद में न्याय मंत्री पद की शपथ लेने पहुंचे तो सत्ता पक्ष और विपक्षी सांसदों में तीखी बहस हो गई। दोनों गुटों के सांसदों में नारेबाजी और खींचतान होने लगी और देखते ही देखते मामला मारपीट तक पहुंच गया। इसका एक वीडियो भी सामने आया है। हालात बिगड़ता देख मौके पर मौजूद सुरक्षा कर्मियों को दखल देना पड़ा। उन्होंने उलझे सांसदों को दूर किया। झगड़े को सुलझाने के लिए सुरक्षा कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ी। अब सवाल ये उठता है कि आखिर विपक्षी सांसदों में गुरलेक के खिलाफ इतनी नाराजगी क्यों है? तो इस्तांबुल के चीफ प्रोसिक्यूटर के तौर पर अपने कार्यकाल के दौरान गुरलेक ने तुर्की की मुख्य विपक्षी रिपब्लिकन पीपल्स पार्टी यानी सीएचपी के लोगों को टारगेट करने वाले कई बड़े केसेस देखे थे। विपक्षी नेताओं का दावा है कि वे सभी मामले राजनीति से प्रेरित थे। हालांकि एर्दोआन सरकार ने इन आरोपों को हमेशा ही खारिज किया है। उनका कहना है कि तुर्की की जुडिशरी बिना राजनीतिक प्रभाव के आजादी से काम करती है। लेकिन विपक्ष के इस विरोध ने एर्दोआन सरकार के फैसले पर कई सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि एर्दोआन की कैबिनेट में ये बदलाव राजनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील दौर में हुए हैं, जब विपक्ष के कई बड़े नेताओं को पहले ही जेल में डाल दिया गया है। इसमें राष्ट्रपति एर्दोआन के सबसे मजबूत राजनीतिक विरोधी और इस्तांबुल के मेयर एक्रम इमामोग्लू भी शामिल हैं। बहरहाल संसद में इस पूरे घटनाक्रम के बाद आखिरकार गुरलेक ने सत्ताधारी पार्टी के सदस्यों के साथ अपने पद की शपथ ली। सत्ता पक्ष के सांसदों ने सदन में घेरा बनाकर उन्हें शपथ दिलाई। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे समुद्र की गहराई में छिपे फेरी सर्कल की। तो स्कॉटलैंड में समंदर के नीचे कुछ ऐसा देखने को मिला है जिसे लेकर दुनिया भर में चर्चा हो रही है। यहां पानी के अंदर घास के बिल्कुल गोल घेरे यानी परफेक्ट सर्कल्स दिखाई दिए हैं। ये घेरे इतने सटीक हैं कि ऐसा लगता है कि मानो किसी बड़े आकार के प्रकार यानी कंपास को लेकर ये घेरे बनाए गए हों। इन्हें फेरी सर्कल्स कहा जाता है और पहली बार कैमरे में कैद हुए ये घेरे किसी पहेली से कम नहीं माने जा रहे। ये घेरे असल में समुद्री घास से बने हुए हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि कुदरत ने इन्हें इतना सही गोलाकार कैसे दे दिया। दरअसल ये घास एक बीच के पॉइंट से उगना शुरू होती है और ताजी जगह की तलाश में बाहर की तरफ फैलती है, जैसे पानी में पत्थर फेंकने पर लहरें फैलती हैं। और जैसे जैसे घेरा बड़ा होता है, बीच की पुरानी घास को पर्याप्त पोषण और ताजा पानी नहीं मिल पाता, जिससे वो हिस्सा धीरे धीरे मर जाता है।
इसके बाद बीच वाली घास के पास ऑक्सीजन की कमी हो जाती है या वहां सल्फाइड जैसे जहरीले तत्व जमा हो सकते हैं, जिससे वहां घास दोबारा नहीं उगती। और जब बीच की घास खत्म हो जाती है, केवल किनारे की ही घास बचती है, तो ये बिल्कुल एक डोनट या गोल रिंग की तरह दिखने लगता है। वैज्ञानिक इसे सेल्फ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसका मतलब है कि पौधे खुद को जीवित रखने के लिए सबसे बेहतर तरीके से अरेंज करते हैं। वहीं इसके साथ ही ये घास काफी काम की भी है, जैसे कि ये मछलियों और छोटे समुद्री जीवों के लिए घर भी है और खाना भी। ये घास लहरों की रफ्तार को कम करके किनारों को कटने से बचाती है। ये हवा से जहरीली गैसें सोखकर उन्हें मिट्टी में दबा देती है, जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम करने में मदद मिलती है। अब अच्छी खबर यह भी है कि स्कॉटलैंड सरकार ने इन घासों को कानूनी सुरक्षा दे दी है। समंदर के नीचे बड़े जाल बिछाने पर रोक लगा दी गई है ताकि ये घास सुरक्षित रहे। ड्रेजिंग रुकने और पानी साफ होने से ये जादुई घेरे एक बार फिर पनपने लगे हैं। यानी देखा जाए तो ये फेरी सर्कल्स सिर्फ पहेली या आकार नहीं, बल्कि एक स्वस्थ होते समंदर की भी निशानी है। तो कैसी लगी आपको रिपोर्ट, हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। लेकिन आज इस वर्ल्ड न्यूज में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।